दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत प्राप्त है और इस प्रकार की संयुक्त बैठक 3 परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है। पहला है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब। दूसरा है, किसी भी विधेयक में एक सदन द्वारा सुझाए गए संशोधन दूसरे सदन को स्वीकार ना हो तब। और तीसरा है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक जब दूसरे सदन के पास भेजा जाए और वह उस पर 6 माह तक कोई कार्रवाई ना करे तब। और इस प्रकार की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और जब से संविधान लागू हुआ है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन केवल 3 बार बुलाया गया है। एक 1961 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा का सभापति। अब बात राज्यसभा के सभापति की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर यह अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जिसका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था और लगातार ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग उपराष्ट्रपति ही करता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा पुरुषपुर, पेशावर। अब मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बता दूं कि कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था और कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इसकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागा अर्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव को माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर होगा मीर बख्शी। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मीर बख्शी मुगल काल में सूबा के सैन्य प्रधान होते थे और मीर बख्शी द्वारा
सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। और शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। और मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। और आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। और 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसे संगठित किया है? तो इसका आंसर होगा शिवाजी। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि बालाजी विश्वनाथ मराठा की खाई हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर पेशवा के नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य को पुनः स्थापित किया। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। और शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। और पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। और शिवाजी के संरक्षक और राजनैतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं। राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निर्धारित किए थे। और 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीआईएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में मंत्रिपरिषद सचिवालय में की गई, नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय आय समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आय की माप का आधार वर्ष 2011 से 12 है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए प्रतिदिन और अच्छे प्रश्न को ला सकूं। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेसिपिटेशन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि पानी हाइड्रोजन के एक अणु एवं ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर बनते हैं। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है। और पानी की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और गोल वस्तु न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रित होता है। और पानी में आयरन, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक हानिकारक होता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सल्फोनेट। अब मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बता देता हूँ
कि डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है, और सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि इसके उदाहरण हैं। और डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार धुलाई को माइक्रो सिस्टम वाश कहते हैं। और सल्फोनेट एथिल लॉरिल एल्कोहल, हाइड्रोजन सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा अकबर। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को बता दूं कि अकबर ने 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के स्मारक के रूप में किया था। और अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया था। और बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। और अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू को हराया था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? तो इसका आंसर होगा विक्रमादित्य 6। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को बता दूं कि चालुक्य वंश कल्याणी के विक्रमादित्य 6 महान शासक थे। और विक्रमांक देव चरित्रम की रचना विल्हन ने की थी। और विज्ञानेश्वर भी विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा विधि ग्रंथ नामक महान ग्रंथ की रचना की। और सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को राजधानी बनाया। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय द्वारा 973 ईस्वी में किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्ड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को बता दूं कि भगत सिंह को फांसी देने के कारण कैप्टन सॉन्ड्स की हत्या ही थी। और राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 से है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए सेंट्रल हॉल में बम फेंका था। और काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया पुरस्कार की घोषणा की थी। और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और रोजाना इसी तरह के ढेर सारे जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।